सर, ये हमने दिखा दी अभी तक का जितना आपका जो कार्यकाल था उसका। मैं चाहता हूं कि न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों के जरिए आपके ही जरिए पता लगे कि अब आने वाले वक्त का विजन क्या है आपका। पहला साल तो लगभग 9.5 महीने थे, 2.5 महीने तो चले गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। तो 9.5 महीने में एक शुरुआत करी। हम कहें कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, ये गलत होगा। सबसे पहला था कि हम क्या टोन सेट करना चाहते हैं, हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं, मध्य प्रदेश की किस प्रकार की हम पहचान बनाना चाहते हैं, ये सब हमारे सामने चुनौतियां थी। साथ साथ खाली तिजोरी और किस प्रकार से हम संसाधन उपलब्ध करें, कि कौन सी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे सामने नहीं थी। जब हम सरकार में आए, मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1, हर चीजों में लगभग नंबर 1। ये हालात थे। अब इससे हमें ऊपर आना था। हमारी शुरुआत यहां से हुई। तो अपने सोच में कैसे परिवर्तन आए, अपने नजरिए में, केवल मेरे नजरिए से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पूरे प्रशासन में एक सोच में परिवर्तन आए, हमारी जो गवर्नेंस है इसमें कैसे परिवर्तन आए। तो ये था कि हम इसकी टोन सेट करें। एक तो यही है कि लगातार एक प्रकार से सरकार चल रही है, दूसरी आए, चेहरे बदल गए और सरकार वही, चेहरे दूसरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की। आज की पीढ़ी में बहुत अंतर है। आज का नौजवान जो इंटरनेट से जुड़ा है, उसके पास जो ज्ञान है, उसकी दुनिया कुछ और है, बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। और आज के नौजवान अपने भविष्य के बारे में सोचता है, और अगर वो अंधेरा देखे, यही नौजवान जो मध्य प्रदेश और देश का निर्माण करेगा भविष्य में, ये नौजवान का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। केवल भाषण और घोषणाओं से ये नहीं होने वाला। हमने बहुत सारी घोषणाएं देख ली, बहुत सारे भाषण देख लिए। मुंह चलाना बहुत आसान है, गवर्नमेंट चलाना बहुत मुश्किल है। तो कैसे हमारे पास आर्थिक गतिविधि बने, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई छोटा काम भी शुरू करता है, कोई गाड़ी चलाने लगता है, कोई टैक्सी चला लेता है, कोई ट्रक चला लेता है, इससे आर्थिक गतिविधि बनती है। एक ट्रक में 4 लोग को रोजगार मिल सकता है, इससे आर्थिक गतिविधि बनती है। तो हम अपनी आर्थिक गतिविधि मध्य प्रदेश में कैसे बनाएं, ये तभी हो सकता है जब निवेश आए। और निवेश हम कार्यक्रम करके, हम ये एक समिट करके निवेश नहीं आने वाला। लोगों को विश्वास होना चाहिए प्रदेश पर, विश्वास होना चाहिए प्रदेश पर। और जब हम प्रदेश की बात करें, हम किन मुद्दों की बात करें। आज मध्य प्रदेश का जो लॉजिस्टिक एडवांटेज है जीएसटी के बाद, कि बहुत बड़ा लॉजिस्टिक एडवांटेज है। हम कहें मध्य प्रदेश बहुत सुंदर है, बहुत हमारे नेशनल पार्क्स हैं, बहुत सारे शेर हैं, वो कहेंगे हम आएंगे आपके नेशनल पार्क, पैसा लेके नहीं आएंगे, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट कैसे हम अट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए एक वातावरण बने। क्या मध्य प्रदेश की पहचान व्यापम और डंपर से होगी, या मध्य प्रदेश की पहचान हमारे नौजवानों की जो एबिलिटीज हैं उससे होगी? ये हमें बात समझनी है। तो मध्य प्रदेश का प्रोफाइल बदला जाए। ये प्रोफाइल मध्य प्रदेश का कैसे बदले? हमारी तुलना हो जाती है छोटे छोटे प्रदेशों से। मैं किसी प्रदेश की आलोचना नहीं करना चाहता, पर मध्य प्रदेश की तुलना महाराष्ट्र से होनी चाहिए, कर्नाटक से होनी चाहिए। हम किस चीज में पीछे हैं? हमारी तुलना हो जाती है पिछड़े हुए प्रदेशों से। तो मध्य प्रदेश का प्रोफाइल बदलना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास हुए। किस पर विश्वास हुए? एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर विश्वास हुए। कोई आता है, मैंने देखी ये बात, कई केस में मैंने देखी। लोग निवेश लगाना चाहते हैं, 6-8 महीने से चक्कर काट रहे हैं, 6-8 महीने से चक्कर काट रहे हैं, ये है जी, ये नियम है। तो मैंने कहा कि ये नियम कोई गीता और बाइबल तो है नहीं, संविधान पे तो है नहीं, नियम तो हमने ही बनाए हैं। अगर ये नियम में परिवर्तन से ये सब रिवाज जो हैं, ये हमें बदलने हैं। जो हमारी एक एडमिनिस्ट्रेशन का रिवाज है, एक सिस्टम बना हुआ है। तो
ये विश्वास बने तभी निवेश आएगा। निवेश आएगा अगर कोई एक कारखाना लगाता है, उसका जो संबंधित इफेक्ट होता है, संबंधित विकास होता है, कोई मरम्मत का काम कर लेगा, कोई कुछ और काम कर लेगा, और इसी से हमारी आर्थिक गतिविधि बनेगी। ये हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। सर, आपने निवेश का जिक्र किया। पिछली सरकार ने भी कई सारी इन्वेस्टर समिट की और हर समिट के बाद वो क्लेम करते थे इतने 1000 करोड़ के एमओयू हो गए। वो दिखे कुछ आपको? मैं कह रहा था ना, ये घोषणाओं, मैंने तो पहले दिन कहा था कि मैं कोई घोषणा कहीं नहीं करूंगा, कि मुझे घोषणाओं का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट पब्लिक का चाहिए। और जब तक पब्लिक का सर्टिफिकेट नहीं मिले, रोज घोषणाएं। इतने सारे इन्वेस्टर समिट हुए कि हर इन्वेस्टर समिट के बाद हर कैमरा के सामने जाएं, मीडिया के सामने जाएं कि 70,000 करोड़ रुपए निवेश आ रहा है, फलाने 1000 करोड़ निवेश आ रहा है। पर हालात तो ये थे, जितने उद्योग लगते नहीं थे उससे ज्यादा बंद हो जाते थे। तो ये प्रोपेगेंडा की राजनीति, ये इस पर मैं विश्वास नहीं रखता। मैं तो ये मानता हूं कि अगर आएगा तो लोगों के सामने आएगा, कोई छिप के तो आता नहीं, सबके सामने आएगा। देखेंगे कि निवेश आ रहा है, हमारी आर्थिक गतिविधि बन रही है, हमारा रोजगार के नए मौके बन रहे हैं, यही हो सकता है। आपने सर जब शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया तो शुरुआत में तो बीजेपी मौन रही, फिर जब आपने माफिया के लिए शुरू कर दिया तो वो कह रहे हैं कि चुन चुन के भाजपाइयों को निशाना बना रहे हैं आप लोग। अगर माफिया भाजपा से जुड़ा हुआ है, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो कहा माफिया मुक्त मध्य प्रदेश। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और माफिया कब उभरा इन 15 सालों में? मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, पर ये कह देना कि ये हम किसी को चुन चुन, मेरा कोई टारगेट नहीं है, मेरा कोई टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट माफिया है, जहां ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन, और वो किसी पार्टी से जुड़ा हो, मेरी पार्टी से भी जुड़ा हुआ, उस माफिया को मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। कि पब्लिक इतनी त्रस्त है, और क्या मध्य प्रदेश की पहचान इस माफिया से होगी? तो माफिया मुक्त मध्य प्रदेश का अभियान मैंने शुरू किया, इसमें कुछ सफलता मिली है, आगे बढ़े। और माफिया का मतलब क्या? माफिया का मतलब जो एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल, माफिया का यह मतलब नहीं है किसी ने नगर निगम का उल्लंघन किया है, वो नगर निगम का विषय है, उसमें माफिया कंपोनेंट होना चाहिए। हमारे मिलावटी दवाइयों का माफिया, आज कितनी दवाइयों का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में जो मिलावटी है, मिलावटी दवाइयों का। हमारा ड्रग माफिया, इस प्रकार के जो माफिया हैं जो समाज को परेशान करते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाते, इनका मैं इन पर एक्शन लेने के लिए डटा हुआ हूं। आपने कहा सर बड़ा माफिया, तो चूंकि गवर्नमेंट का रुख देखते हैं कई बार जो फील्ड में जिन अधिकारियों की तैनाती है वो जेसीबी लेके पहुंच जाते हैं, वो सामान्य अतिक्रमण आपने कहा कि आपका बिल्कुल भी वो नहीं है, तो उनके लिए कुछ के वो कम से कम ये तय करें कि ये हमने इसके आदेश दिए हुए हैं कि कोई जाए कहे कि इसका 50% उल्लंघन है बिल्डिंग लॉज का, प्लानिंग का, टाउन प्लानिंग का। ये अगर माफिया कंपोनेंट नहीं है तो इससे हमें मतलब नहीं है, वो नगर निगम उससे डील करेगी। पर जहां लोगों ने फ्लैट बना लिए, लोगों से पैसा ले लिया और उनको फ्लैट दिए नहीं, वो आज सड़क में घूम रहे हैं, ये माफिया है, डर के मारे घूम रहे हैं, कोर्ट नहीं जाते क्योंकि इतना डर है कि हम कोर्ट जाएंगे तो हमें नुकसान होगा। तो इस प्रकार के माफिया, और अंत में मैं कहता हूं पब्लिक तय करेगी, पब्लिक को तय करने दीजिए ये माफिया मुहिम जो है, ये इसका क्या परिणाम है। आप बड़े लीडर हैं सर, तो सीए और एनआरसी को लेके भी बहुत ज्यादा हंगामा देश में चल रहा है, और आप भी यहाँ जो रैली निकली थी उसकी आपने अगुवाई भी की थी। बीजेपी कहती है कि नहीं, वो तो सारे राज्यों में उसको लागू करा के मानेगी,
मैं चाहता हूं आपका रुख आप बताएं कि क्या है। देखिए, अपने देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। अपने देश की संस्कृति भाईचारे की संस्कृति है। हम चंद्रगुप्त के समय से अशोका पीरियड में जाएं, हम आगे चलते रहे, यही संस्कृति से ही हमारे देश की जो विभिन्नता है, हमारे विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न त्योहार एक झंडे के नीचे हैं। जब हम इसको प्रभावित करने का किसी कारण भी, अब ये एनआरसी, मैं जानता हूं आप मेरे से पूछेंगे, तो एनआरसी में आप कहें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो प्रवीण जी आपका नाम दर्ज है, कहेंगे मेरा नाम दर्ज नहीं है, तो मेरा पहला प्रश्न होगा आप कौन से धर्म के हैं? आप कहेंगे मैं हिंदू हूं, कहेंगे ना। मेरा प्रश्न होगा आपके पास कोई सबूत है? है सबूत कि आप हिंदू हैं? कहेंगे नहीं, कोई सबूत नहीं है मेरे पास। तो ये अजीब सिटीजन रजिस्टर बना रहे हैं। एक छोटा सा कर्मचारी बैठ के आपसे कहेगा सबूत लाइए कि आप हिंदू हैं। आप कहेंगे आपका बाप का धर्म क्या था? वो भी हिंदू थे, कोई सबूत है? आप कहेंगे नहीं, कहां से सबूत मैं लाऊं? कहेंगे आप अपने नाना और दादा दादा का सबूत दीजिए, आप कहां से लाएंगे? तो कहेंगे आपका नाम तो दर्ज नहीं हो सकता। तो आपके पास पासपोर्ट होए, आपके पास आधार कार्ड होए, पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में आपका नाम नहीं है, क्योंकि आप साबित नहीं कर पाए कि आप हिंदू हैं। प्रवीण जी मुझे बताइए आप क्या करेंगे? मुझे बताइए आप क्या करेंगे? आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें आज इस समय देश में, एक ऐसे देश में जहां हमें एकता की बहुत आवश्यकता है, हमें भाईचारे की आज बहुत आवश्यकता है। हमारा ध्यान हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर जाना चाहिए। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, कहेंगे एनआरसी ले आओ, सीएबी ले आओ, और कहेंगे कि ये सब चीजें ठीक है, पर आप अर्थव्यवस्था की बात करिए। अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, हमारे उद्योग बंद हो रहे हैं, कोई नया निवेश नहीं आ रहा अपने देश में, और अंत में अंतरराष्ट्रीय इंप्रेशन जो अपने देश का बनता है, अंतरराष्ट्रीय इंप्रेशन जो अपने देश का बनता है, इससे अपने देश को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। सर, पिछले दिनों जेएनयू में जो मामला हुआ वो भी बहुत चर्चा में था, उससे कैसे देखते हैं आप? वो क्या था? लोग अपने अपने तरीके से उसे परिभाषित भी कर रहे हैं, जेएनयू वाली जो घटना हुई उसमें। इस जो घटना हुई इसकी जड़ छोड़िए, ये हुई क्यों? आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जेएनयू में ऐसी घटना हो जाए जहां पूरा देश देख रहा है, ये क्या सही है? ये बुनियादी प्रश्न है कि आपके रहते हुए कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। ये इसको दोषी मानिए, उसको दोषी मानिए, हम दोष ढूंढने ना जाएं, इसकी बुनियाद, इसकी जड़ ढूंढना जाए। हमें जड़ तक जाना है। जब तक हम जड़ तक नहीं जाए, ये माहौल क्यों बन रहा है अपने देश में? और यही सबसे खतरे की बात है। हम ऐसा माहौल ना बनने दें जहां इस प्रकार की विवाद, इस प्रकार की घटनाएं उभर के आए। सर, अभी एक वक्त था, बीजेपी बहुत धमकाती रहती थी जब से आपकी गवर्नमेंट बनी कि हम गिरा देंगे। फिर झाबुआ के बाद वो कुछ शांत हो गए, फिर शांत हो गए। अभी पिछले दिनों फिर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि रैली से आप कुछ वहां शिफ्ट कराने का आप पर आरोप था कि करने वाले हैं। अगर रैली की तरफ आंख उठा के आप देखेंगे उन्होंने कहा तो एक दिन भी हम सरकार नहीं चलने। अब बेचारे क्या करें? देखिए, हमने तो साबित कर दिया कि किसकी बहुमत है। अभी पिछले विधानसभा सेशन में इनको डर था कि फिर से मैं साबित ना कर दूं, ये हल्ला मचा के चले गए। तो इनको भी अपना मनोबल बना के रखना है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बना के रखना है कि हम कर देंगे, हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। आइए, आप हमें कहिए, विधानसभा का सत्र मैं बुलाता हूं, साबित करिए आप। ये सब नहीं कहेंगे, बस केवल बयानबाजी। ये बयानबाजी करके इनको खुशी तसल्ली होती है, तो मुझे कोई इतराज नहीं है। तो
अलग अलग तरह से बयानबाजी सर, कैलाश जी का अलग तरह से बयान आया कि ईंट सीट बजा देंगे, गोपाल जी ने कहा कि हम एक दिन में सरकार गिरा देंगे, शिवराज जी कहते हैं किस खेत की मूली हैं हम तो सब। ये अलग अलग तरह की बयानबाजी को कैसे देखते हैं आप? ये उनका कोई लीडरशिप क्राइसिस तो नहीं है बीजेपी का? ये तो मेरे लिए एक मनोरंजन का विषय बन जाता है कि इनमें रेस है ये इन सब में रेस है कि अपनी रेलेवेंस कैसे बनाए रखें, ये रेलेवेंट कैसे रहे। अगर इस प्रकार का बयान ये देंगे तभी तो आप इसे ब्रॉडकास्ट करेंगे, तभी तो आप ही इसे छापेंगे। अगर उन्होंने कोई दूसरा बयान दिया तो आप कहेंगे इसमें तो कोई मसाला है नहीं। तो आपको भी मसालेदार बात चाहिए और वो मसालेदार बात वो कर लेते हैं। तो ये कभी कंप्लेंट लेके आते हैं आपके पास जो पब्लिकली बोलते हैं कि बिल्कुल सब चौपट हो रहा है, सब चौपट, आपसे कभी मिल के बताते हैं कि सब ये गलत हो रहा है, ये करा दीजिए? अब मेरे से मिलके क्या कहते हैं ये बात छोड़िए, अगर वो मैं बताना शुरू करूं तब ये मुझे मिलना ही बंद कर देंगे। सर एक बार फिर लौटते हैं एमपी के ही मसले को लेके। अभी पिछले दिनों जो पूरा ये मामला हुआ और आपकी जो मुहिम चली माफिया के खिलाफ वाली भी, शुद्ध के विरुद्ध युद्ध वाली जी भी जो मुहिम है, तो ये पहले आपने कुछ बड़े शहरों तक रख रखा था, अब ये बाकी के जो छोटे शहर हैं उन तक भी जाएगा या फिर अभी आपके टारगेट में बड़े शहर ही हैं? देखिए सब चीजें चलती हैं एक वातावरण से। जब एक संदेश जाता है कि माफिया का समय खत्म हो गया तो हम 4 जगह करें, बाकी जगह भी लोग समझ जाते हैं ये माफिया नहीं चलने वाला। जब हमने कहा शुद्ध का युद्ध, इतनी मिलावट, जितने दूध का उत्पादन नहीं होता मध्य प्रदेश में उससे ज्यादा दूध बिकता है, तो ये भी एक बात थी। तो मैंने कहा ये शुद्ध का युद्ध, हर चीज में मिलावट, तो ये एक परंपरा बन गई थी, जो करना है सो करो। तो एक वातावरण, मेरा प्रयास है कि एक वातावरण बनाए। हमें जिले जिले में नहीं जाना है, जिले में संदेश जाए, अब चलने वाली बात नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। हमें हर व्यक्ति की रक्षा करनी है। सर शिक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है लंबे वक्त से मध्य प्रदेश के लिए, खासतौर पर छोटे शहरों के जो स्कूल हैं, गांवों के जो स्कूल हैं और गांवों के जो हॉस्पिटल है, उसको लेके क्या प्लानिंग है आपकी? शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे शिक्षा का स्टैंडर्ड मध्य प्रदेश में क्या है, क्या मुझे कहने की आवश्यकता है? आज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हुए, हमारे इंस्टीट्यूट्स हुए मैनेजमेंट के, ये गांव से जाते हैं बेचारे बच्चे, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, क्या जो डिग्री उसे मिलती है उससे क्या उनको रोजगार मिल सकता है? वो स्टैंडर्ड इतना कम है, वो स्टैंडर्ड इतना कम है, तो वो बेचारा नौजवान जो इंजीनियरिंग कर लेता है वो ना तो गांव का रहा ना तो शहर का रहा। ये हमारी एक बहुत बड़ी क्रांति लाने की आवश्यकता है और ये हमें शुरू करना है प्राइमरी स्कूल से। 8वीं क्लास का बच्चा जो पढ़ नहीं सकता और 8वीं क्लास में कैसे पहुंचा 8वीं क्लास, ये हमारी शिक्षा क्षेत्र में बहुत कमजोरी है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, और खास करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। इसी प्रकार स्वास्थ्य की इसमें भी परिवर्तन लाने का हमारा प्रयास है। हमारी कितने डॉक्टरों की कमी है, पिछले 10 साल में कितने डॉक्टर की भर्ती हुई, कितनी कमी है, भर्ती क्यों नहीं हुई? अब कोई जादू तो मेरे पास है नहीं कि मैं डॉक्टर पैदा कर लूं, ये एक प्रोसेस से भर्ती होंगे, और ये डॉक्टर हमें भर्ती करने हैं, इसकी हमने नीति बनाई है और मुझे अगले 3-4 महीने में बहुत सारे हजारों डॉक्टरों की हम भर्ती करेंगे। सर संविदा, शिक्षक, अतिथि विद्वान, ये सब पुरानी सरकार के वक्त के जितने भी थे वो अब वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें रेगुलर किया जाना चाहिए, तो ये नहीं लगता बैकलॉग में ही मुश्किल मिल गई है आपको? ये हमें जो बैगेज है ये हमें दिया गया है पिछले 10-15 साल हमारी संविदा में। ये हमारे शिक्षक हुए, अतिथि विद्वान हुए, अतिथि शिक्षक हुए, हमें इनके लिए कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, पर यह भी देखना पड़ेगा कि ये बोझ हमारे संसाधन पर ना पड़े। अगर इसमें 10,000-15,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है
उनको भी आना चाहिए सामने कि भाई ये उपाय है, इसको कैसे हम धीरे धीरे करें। हमें खुशी नहीं होती किसी को बेरोजगार करके, हमें एक उपाय ढूंढना है और इसके लिए हमने एक कमीशन बनाई है, कर्मचारी कमीशन बनाई है। ये कमीशन काम शुरू करेगी और वही उपाय ढूंढेगी इनके साथ बैठ के। ये कहें हमारी मांग ये है, मांग मान लीजिए, इससे नहीं होने वाली। हमें उनके साथ, संविदा वालों के साथ बैठ के, क्योंकि हर चीज का एक आर्थिक बोझ होता है। ये आर्थिक बोझ, क्या हम अस्पताल बंद कर दें कि इनको भर्ती कर लें? तो इनके साथ बैठ के हमें उपाय ढूंढना होगा और हमारा लक्ष्य है कि कोई बेरोजगार नहीं होए। किसान कर्ज माफी का दूसरा चरण आपने शुरू कर दिया, उसमें क्या लक्ष्य है आपका? हमने लगभग 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कृषि क्षेत्र भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 70% मध्य प्रदेश का कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जिसकी किराने की दुकान है गांव में, उसकी किराने की दुकान चलती है जब किसान के पास खरीदने की ताकत होती है, क्रय शक्ति होती है। हमारे ब्लॉक में, हमारे तहसील हेडक्वार्टर में यह व्यापार चलता है जब किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत होए। और ये ताकत तभी होगी जब किसानों को उसके उत्पादन के लिए सही मूल्य मिले। किसान का जन्म कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। तो ये हमारा पहला कदम था। हमने 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये हमारा पहला किश्त था। अब दूसरे किश्त में, पहला किश्त था, 2 प्रकार के कर्जे थे। एक जो डिफॉल्टर हैं, अभी तक जब भी कर्जा माफ हुआ करता था डिफॉल्टर का केवल कर्जा माफ हुआ करता था। हमने कहा कि जिनके चालू खाते हैं, जो डिफॉल्टर भी नहीं है, उनका भी कर्जा हम माफ करेंगे। तो हमने पहले किश्त में डिफॉल्टर्स का कर्जा माफ किया। इसमें कुछ रह गए, आधार कार्ड नंबर नहीं मिलता, लाखों ने उनके एक खाते से ज्यादा थे। ये बात तो गलत है। इसमें हमें विचार करना पड़ा, जिसके 4-4 खाते हैं और सबसे ज्यादा आपके कैमरा के सामने यही चिल्लाएंगे, पर उससे आप पूछिए आपके कितने खाते हैं, वो शर्मा के कहेगा 3 खाते हैं। उससे पूछिए आपका किस चीज का कर्जा था, कहेगा जी मैंने मकान बनाने के लिए लिया था। हमने तो नहीं कहा था हमने मकान बनाने के लिए कर्जा माफ करेंगे, हमने कहा था फसल ऋण माफी, फसल ऋण माफी, हम फसल क्रॉप लोन का करेंगे कर्जा माफ। तो इस प्रकार के बहुत सारे छूट गए। अब हम जो अपना दूसरा किश्त है, इसमें जो रह गए हैं उनके लिए हमने उपाय ढूंढा, उनका माफ करेंगे। जिनके 2 लाख से ऊपर है, वो जिसका 3 लाख का कर्जा है, अगर हमने 2 लाख माफ किया तब तो वो अभी तक डिफॉल्टर रहेगा। अगर वो 1 लाख जमा कर दे और हम कहें हम 2 लाख तब माफ करते हैं, नहीं तो वो डिफॉल्टर का डिफॉल्टर रहे। हमने 2 लाख के 2 लाख दे दिए। हम चाहते हैं वो डिफॉल्टर ना बना रहे। बहुत सारे ऐसे केस हैं, कहीं मृत्यु हो गई है, कहीं आधार कार्ड नंबर नहीं मिलता। तो पहले किश्त में जो हमारे परफॉर्मिंग एसेट्स थे, इसका मतलब जो चालू खाते थे, हमने 50,000 तक जिनका था माफ किया। अब दूसरे किश्त में हम 1 लाख रुपए तक का करेंगे, ये हमने चालू कर दिया। तब तीसरे किश्त में कि हमें भी साधन देखने, अपने संसाधन देखने, हमें अपने रिसोर्सेज देखने, पर जो हमने कहा था हम करके रहेंगे। सर, कई जिलों में अभी भी जो कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, तो आंगनवाड़ी या स्कूलों के मिड डे मील में अंडा शामिल करने का कुछ प्लान कर रही है गवर्नमेंट? बहुत मांग है अंडे की, कोई अंडा कंपलसरी नहीं है, कोई अंडा कंपलसरी नहीं। अगर आप बाजार में जाएं तो आम अंडा मिलता है, जिसको लेना है ले, जिसको खाना है खाए। तो हम भी चाहते हैं कि बच्चों के लिए, हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, लगभग 90 ब्लॉक हैं हमारे जो आदिवासी है, वो कहते हैं हमें अंडा क्यों नहीं देते आप। तो कोई इस पे दबाव नहीं है कि आपको अंडा ही मिलेगा, मत लीजिए अंडा। तो कोई लोग कहते हैं अंडा नहीं देना चाहिए। अब इसमें समन्वय कैसे बनेगा, ये वही तय होगा। जिसको अंडा लेना है अंडा लो, नहीं लेना मत लो। आप क्यों इतराज करते हैं अगर दूसरा ले रहा है?
अभी बहुत सारी आपने योजनाएं सर शुरू करी आने की तुरंत बाद से, उसमें गौशाला निर्माण भी है, मंदिरों में पुजारियों का मानदेय बढ़ाने वाला भी है, अभी आप नर्मदा महोत्सव को लेकर भी कुछ तैयारियां कर रहे हैं, कल आपने मीटिंग भी करी थी। गौशाला निर्माण खासतौर पे बीजेपी कहती है कि उनके सारे एजेंडे जो थे वो सब हड़प लिया आपने। यही तो समस्या है। बीजेपी सोचती है कि उन्होंने धर्म का ठेका लिया हुआ है, उनको एजेंसी मिली हुई है धर्म की, तो उनके लिए एजेंडा होता है, हमारे लिए एजेंडा नहीं होता। ये हमारी भावनाओं की बात है। जब मैंने घोषणा करी थी, जब चुनाव अभियान में घोषणा करी थी, मैंने कहा था कि हम गौशाला बनाएंगे। ये कोई राजनीतिक दृष्टि से मैंने नहीं करी थी। मैंने सोचा था ये बहुत बड़ी इसकी आवश्यकता है। और अगर हम मंदिर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है, उनके पेट में क्यों दर्द हो, मंदिर जाते हैं। तो इसी प्रकार मैंने छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर बनाया। अभी हमने दिखाया अभी आपने देखा था सबसे बड़ा हनुमान मंदिर। उनके पेट में दर्द होने लग जाता है कि आपने क्यों बनाया। पता नहीं कि उन्होंने मंदिर की एजेंसी ली है, धर्म की एजेंसी ली है। अंतर यह है कि हम धर्म को राजनीतिक मंच में नहीं लाते। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक मंच पर ही नहीं लाते, उनके लिए धर्म एक आधार बन जाता है राजनीति के लिए। आपके छिंदवाड़ा वाले मंदिर में कभी आते हैं भाजपा ही, फिर नहीं आते? सब आते हैं, स्वीकार नहीं करेंगे, पर जिसको आना है आओ। ये मंदिर मेरा निजी मंदिर तो नहीं है, ये तो मैंने समर्पित कर दिया पब्लिक को, छिंदवाड़ा की जनता को समर्पित किया है। जो आए, बहुत भीड़ होती है। एक सर आखिरी सवाल, वो ये अभी फिर से एक राष्ट्रीय मुद्दे पर आते हैं कि यदि मान लीजिए ये मसला लगातार गर्माता रहा है एनआरसी और सीए वाला, तो रुख क्या होगा मध्य प्रदेश सरकार का? वो कई बार इस तरह के भी आरोप लगाती है वो बीजेपी के देश की संसद से पारित हुआ कोई कानून कैसे बाध्यकारी नहीं होगा एमपी सरकार को। उनका कहना है वो उन्हें लागू करना ही पड़ेगा। देखिए, इसकी एग्जीक्यूशन तो प्रदेश में होती है। कोई विदेश से आके तो इसका लागू नहीं कर सकता ना, कोई दिल्ली से आके इसको लागू नहीं कर सकता। पर जहां हम सोचते हैं कि समाज में इससे रोष है, कोई भी नीति हो, कोई भी कानून हो, इसमें समाज को बांटने का, भावना को ठेस पहुंचाने का ऐसा कोई कदम हुए, हम उसे क्यों स्वीकार करेंगे? हमें तो शांति बनाई रखनी है, हमें इस प्रकार की बांटने की राजनीति नहीं करनी। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कानून बनाती रहे, हमें लक्ष्य है हमारे संविधान में क्या लिखा है, हमारे संविधान के प्रियम्बल में क्या लिखा है, ये है बात। सर, आपने न्यूज 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ पलों के लिए कमलनाथ जी हम आपको मंच पर रोकना चाहेंगे। राइजिंग मध्य प्रदेश की आज के शाम की स्मृतियां हमेशा हमारे मन में रहें, आपके मन में रहे। एक मोमेंटो हम आपको भेंट करना चाहेंगे। अमीश देवगन को एक बार फिर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और प्रवीण दुबे जी भी, जो ये मोमेंटो कमलनाथ जी को, सूबे के मुखिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसी तरह बने रहें क्योंकि कार्यक्रम अभी आगे भी जारी होगा। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. तो ये सिलसिला जो शुरू हुआ है ये लंबा चलेगा। तरक्की की पायदान पर हमने चढ़ना शुरू किया है, लक्ष्य तक पहुंचना है। सभी से निवेदन है कृपया यहीं पर बने रहे क्योंकि ये कार्यक्रम अब